Hello everyone. In this video, we are going to read another poem of class 10 First Flight English book, and it's titled The Tale of Custard the Dragon. TALE tale. Tale का मतलब होता है कहानी, कथा. Custard the Dragon means custard नाम के ड्रैगन की कहानी. अगर हम टाइटल के मीनिंग की बात करें, पोएम के टाइटल के मीनिंग की बात करें तो ये है कस्टर्ड नाम के ड्रैगन की कहानी, मतलब कस्टर्ड ड्रैगन की कहानी. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द पोएम, इंट्रोडक्शन पार्ट में कहा जा रहा है कि ये जो पोएम है वो बेसिकली एक बैलेड की फॉर्म में लिखा है. अब ये बैलेड क्या होते हैं, तो एक सॉन्ग या पोएम जो कि एक स्टोरी से रिलेटेड हो या एक स्टोरी सुनाए सॉन्ग या पोएम के फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड बैलेड. आपने शायद कुछ एक बैलेड सुने भी होंगे नेचर करेज को लेकर, हीरोइज्म को लेकर, लेकिन ये जो पोएम है, ये जो बैलेड है बेसिकली वो एक ह्यूमरस बैलेड है, क्लोज टू अ पैरोडी. मतलब वो एक हास्य व्यंग्य जो आप सुनते होंगे, इट इज़ दैट वन. अब कह रहा है कि रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम. कह रहा है कि जब आप इसे बोल बोल कर पढ़ोगे तो आपको एक स्पेसिफिक रिदम समझ में आएगा अगर आप इसे ध्यान देकर पढ़ोगे तो. अब अगर फर्स्ट स्टैंजा को पढ़कर बात करें इसके राइम स्कीम की, इसके राइमिंग वर्ड्स की, तो क्लियर हो पाएगा कि ये किस रिदम की बात की जा रही है, किस लय की बात की जा रही है. नाउ रीडिंग द पोएम, इट इज़ बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a realio trulio little pet dragon. So फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आ गया होगा दैट द राइम स्कीम इज़ व्हाट इट इज़ A B, क्योंकि हाउस और माउस, अगर हम बात करें फर्स्ट लाइन की तो इसका जो साउंड है इट रिजेंबल्स A, सेकेंड रिजेंबल्स फर्स्ट, सो A B. और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी क्लियर है कि क्योंकि ये स्टैंजा 4 लाइंस का है, सो इट इज़ व्हाट इट इज़ अ क्वाट्रेन. अब पूरे के पूरे पोएम में यही क्वाट्रेन स्ट्रक्चर और राइम स्कीम A फॉलो हो रहा है. तो अब अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन के फर्स्ट स्टैंजा के मीनिंग की, तो इसमें क्लियर है कि एक बेलिंडा नाम के किसी कैरेक्टर की बात हो रही है कि बेलिंडा है जो कि रहती है अपने छोटे से वाइट हाउस में. उसका छोटा सा वाइट हाउस है और उसके पास एक ब्लैक किटन है, उसके पास एक छोटी सी काली बिल्ली है, एक छोटा सा ग्रे माउस है, एक छोटा सा येलो डॉग है और एक छोटा सा रेड वैगन है. मतलब कलर्स से भरा पूरा उसका लाइफ है. उसका जो खुद का घर है वो वाइट है, उसकी जो किटन है वो ब्लैक है, उसका जो माउस है वो ग्रे है, जो वैगन है वो रेड है और जो डॉग है वो येलो है. और एक रियल मतलब सच्चा, ट्रूलियो अच्छा लिटिल पेट ड्रैगन, और एक छोटा सा ड्रैगन भी है. मतलब उसके पास टोटल 5 पेट एनिमल्स हैं, एक किटन, एक माउस, एक डॉग, एक वैगन, एक छोटी सी कार है उसकी, और एक ड्रैगन. इसके पास इतनी सारी चीज़ें उसके पोजीशन में है. अब अगर हम बात करें सेकेंड स्टैंजा की, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक. मतलब यहाँ पर हर एक पेट एनिमल के नाम को बताया जा रहा है कि उसके पास जो ब्लैक किटन है उसका नाम क्या है, इंक. जो ग्रे माउस है उसका नाम है ब्लिंक. जो छोटा सा येलो डॉग है उसका नाम है मस्टर्ड. मतलब मस्टर्ड डॉग का नाम है, येलो है, एंड येलो इज़ द कलर ऑफ मस्टर्ड. और जो ड्रैगन है वो है एक कावर्ड, मतलब डरपोक, और वो उसे क्या कहती है, सो शी कॉल्स हिम कस्टर्ड. जो ड्रैगन है उसका नाम उसने कस्टर्ड रखा है. अगेन इफ़ यू सी द राइम स्कीम, इट इज़ A B. और सभी पेट एनिमल्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड. इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन की, तो इट सेज कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. बात हो रही है ड्रैगन की, तो जो कस्टर्ड द ड्रैगन है उसके पास बड़ी नुकीले दांत हैं, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ. शरीर में धारियां हैं और शरीर के टॉप पे कांटीदार स्पाइक्स है, कांटे हैं. माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज. मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि माउथ लाइक अ फायर प्लेस, मतलब उसका जो
फेस है, उसका जो मुंह है, उसमें से लगता है जैसे कि कोई आग की भट्टी हो। बिकॉज यू नो कि जो ड्रैगन्स हैं, ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन्स अपने मुंह से, अपने माउथ से फायर वोमिट करते हैं। और जो नोज़ है वो मानो कि जैसे कोई चिमनी है, और उसके जो टोज़ हैं, मतलब उसके जो पंजे हैं, ये बिल्कुल असली, बिल्कुल सच्चे डैगर्स की तरह हैं, नुकीले चाकू की तरह हैं। अब फिफ्थ स्टैंजा में बात हो रही है कि बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। अभी जो बेलिंडा है वो उतनी बहादुर है जैसे कि कोई बैलेट फुल ऑफ बियर्स हो। बैलेट फुल ऑफ बियर्स का मतलब क्या? तो वो उतनी ही बहादुर है जैसे कि एक पूरी की पूरी बियर्स की झुंड। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक तो इतने बहादुर हैं कि वो जैसे कि लायंस को भी सीढ़ी से भगा दें। सो यू विल फाइंड दैट द ह्यूमरस थिंग इज़ दैट कि बेलिंडा काफ़ी बहादुर है, और जो इंक और ब्लिंक है, मतलब जो बिल्ली और चूहे हैं, वो इतने बहादुर है कि वो शेरों को भी भगा दें। मस्टर्ड इतना बहादुर है जैसे कि कोई गुस्से में बाघ, कोई गुस्सैला बाघ। वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। मतलब सबसे बहादुर जिसे होना चाहिए था, जिस कस्टर्ड, जिस ड्रैगन को सबसे बहादुर होना चाहिए था, वो सबसे डरपोक है, और वो हमेशा ही क्या चाहता है? वो हमेशा ही नाइस सेफ केज चाहता है, अपने लिए सुरक्षित पिंजरा चाहता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टैंजा की, तो बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। मतलब वो उसे अक्सर ही गुदगुदाते रहती है, और वो लगातार उसे अनमर्सीफुल मतलब बिना किसी दया के, बड़ी निर्ममता से वो उसे गुदगुदाते रहती है। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल हिम पर्सिवल। और ये जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, ये तीन नॉट सो ब्रेव एनिमल्स हैं, वो उसे ही पर्सिवल कहते रहते हैं। हु वॉज द लेजेंडरी ब्रेव नाइट ऑफ किंग आर्थर। वो उसे हमेशा पर्सिवल के वो उसे हमेशा पर्सिवल चिढ़ाते रहते। अब ये पर्सिवल यहाँ पे कौन है? तो दिस पर्सिवल हैज़ बीन अ लेजेंडरी ब्रेव नाइट ऑफ किंग आर्थर। किंग आर्थर के एक बहादुर सिपाही का नाम था पर्सिवल। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियलियो ट्रूलियो कवर्डली ड्रैगन। तो यहाँ बात हो रही है कि दे ऑल सैट, यहाँ दे वर्ड आया है। अब ये दे किसके लिए आया है? तो इन तीन क्रिएचर्स और बेलिंडा, ये चारों ही अपने उस कार में बैठ जाते हैं और बेचारे ड्रैगन का मजाक उड़ाते रहते हैं। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस। बेलिंडा इतना हंसती जैसे कि वो मान लो कि पूरे घर में भूकंप ला देगी। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस। और ब्लिंक भी वीक की साउंड निकालता है, जिसका मतलब है कि वो भी मुस्काता रहता है, वो भी खिखियाता रहता है। गिगलिंग मीन्स धीरे धीरे साउंड में हंसना। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। अभी इंक और मस्टर्ड भी हमेशा उसके एज को लेकर उसे परेशान करते रहते हैं, जबकि कस्टर्ड हमेशा वही रट लगाया रहता कि भाई मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, आई जस्ट नीड अ नाइस सेफ केज। नेक्स्ट स्टैंजा की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है सडनली दे हर्ड अ नैस्टी साउंड। तभी उन्हें एक नैस्टी साउंड सुनाई दिया। नाउ व्हाट डज दिस नैस्टी मीन्स? तो नैस्टी मीन्स एक बहुत ही खतरनाक आवाज़, एक बुरी आवाज़। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे लुक्ड ऑल अराउंड। तभी उन्हें एक नैस्टी मतलब अजीब सा डरावना आवाज़ सुनाई देता है, और जो मस्टर्ड है वो गुर्राता है, और वो सभी चौकन्ने हो जाते हैं। दे ऑल लुक्ड अराउंड। Mewch, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. मतलब वहाँ पर खिड़की से एक पायरेट मतलब आपने सुना होगा डाकू। तो डाकू उनके कमरे में दाखिल होने की कोशिश करता है, तो मस्टर्ड गुर्राता है। इंक चूँकि वो कैट है तो वो म्याउच की आवाज़ निकालती है, और बेलिंडा खुद ऊह करके बचने की कोशिश करती है। Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. मतलब उसके लेफ्ट हैंड में भी एक बंदूक, राइट हैंड में भी एक बंदूक, और उसकी जो टीथ थी, उसके जो दांत थे, वो बड़े चमकीले। It had a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. उसकी जो दाढ़ी थी वो काफ़ी काली थी, it was black,
और एक जो पैर था वो भी आर्टिफिशियल, वो वुडन था, मतलब उसका एक पैर शायद नकली रहा हो। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड। हाँ, ये तो क्लियर था कि पायरेट किसी अच्छे मकसद से उनके घर में नहीं आया था। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। बेलिंडा बिल्कुल घबरा गई, बिल्कुल मुरझा रही थी, एंड वो चिल्लाती है हेल्प हेल्प। और जो मस्टर्ड, जो डॉग है, जिसे हम जानते हैं कि वो घर का गार्ड होता है, वो सिक्योरिटी के लिए रहता है घर में, तो वो भी घबराकर वहाँ से भाग जाता है, फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। जो माउस ब्लिंक था वो अपने बिल में चला जाता है, और जो इंक बिल्ली है वो घर में जाकर छिप जाती है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन। लेकिन जब सभी के सभी पेट एनिमल्स अपने अपने बिल में घुस जाते हैं, भाग जाते हैं, तो कौन आता है? वही कस्टर्ड जो हमेशा, जिसे कि डरपोक कहा गया है पोएम में, और जिसे हमेशा ही चिढ़ाया जाता रहा है। स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, बिल्कुल किसी इंजन की तरह फुल ऑफ एनर्जी। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजियन। और वो अपने पूंछ को अपने बिल्कुल वैसा ही गुस्साता है जैसे कि जंगल का कोई शेर। With a clatter and clank and jangling squirm, he went at the pirate like a robin at worm. और वो इतनी स्पीड से, इतने पावर से उस पायरेट पे अटैक करता है जैसे कि कोई रॉबिन हो। कोई रॉबिन चिड़िया आपने सुना होगा, वो जैसे अपने एक शिकार को पकड़ती है, किसी कीड़े को पकड़ती है, वो कस्टर्ड उतनी ही रफ्तार से, उतने ही स्पीड से पायरेट को अटैक कर देता है, पायरेट पे अटैक कर देता है। द पायरेट gaped at Belinda's dragon. जो पायलट था वो तो देखता ही रह गया उस बेलिंडा के ड्रैगन को, एंड gulped some grog for his pocket flagon. और फिर उसने कुछ ग्रॉग, what does this grog means? grog means what? तो you know, alcoholic liquids. It's quite that type of a thing, like we can say it wine और रम। तो वो उसे थोड़ा अपने पॉकेट से वो निकालता है और उसे पी लेता है। He fired 2 bullets but they didn't hit. उसने 2 गोलियां चलाई कस्टर्ड पे, लेकिन कस्टर्ड को उन दोनों में से कोई भी गोली नहीं लगी, एंड कस्टर्ड gobbled him every bit. और कस्टर्ड ने उसे बुरी तरह से नोच खसोट डाला। कस्टर्ड gobbled him every bit. Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and blink and glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. अभी इस स्टैंजा में कहा जा रहा है कि बेलिंडा ने कस्टर्ड को गले लगा लिया, मस्टर्ड उसे लिक कर रहा था, उसे चाट रहा था, लाइक यू मस्ट हैव सीन डॉग्स लिकिंग दियर मास्टर्स। लेकिन किसी को भी बेचारे विक्टिम पायरेट पे अफसोस नहीं था, कोई भी उस पर मौन शोक नहीं कर रहा था। इंक और ब्लिंक खुशी से चक्कर लगा रहे थे। डिड जायरेट, जायरेट मतलब क्या? चक्कर लगाना, जायरेशन चक्कर लगाना। तो वो चक्कर लगा रहे थे उस ड्रैगन के चारों ओर जिसने कि पायरेट को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। लेकिन अभी ये सब कुछ ख़त्म भी नहीं हुआ था कि वो सभी वापस अपने उसी बिहेवियर पे चले जाते हैं, वापस कस्टर्ड को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले शुरुआत कौन करता है? तो वही डॉग मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड। वो कहता है आई हैड बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। वो कहता है कि इफ़ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, तो फ्लस्टर्ड मीन्स व्हाट? कि अगर मैं वहाँ से गया ना होता, अगर वो उस पायरेट से फ्लस्टर्ड हो जाना बेसिकली मीन्स एजिटेशन, अगर वो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में नहीं आ गया होता तो वो दोगुनी बहादुरी से पेश आता उस पायरेट के खिलाफ। और फिर जो इंक और जो ब्लिंक है वो भी बोल पड़ते हैं कि हमें लगता है, वी थिंक, कि हम तो कस्टर्ड से 3 गुने ज़्यादा बहादुर हैं। कस्टर्ड बेचारा चुपचाप कहता है आई क्वाइट अग्री, हाँ मैं बिल्कुल सहमत हूँ, दैट एवरीबॉडी इज़ ब्रेवर देन मी। कस्टर्ड कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल तुम लोगों की सारी बात मानता हूँ कि तुम सभी मुझसे बहादुर हो, सिर्फ मैं ही हूँ जो कि एक डरपोक क्रिएचर हूँ इस पूरे के पूरे घर में। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा अभी भी अपने घर में रहती है, उस छोटे से वाइट हाउस में।
उसकी छोटी सी बिल्ली, black kitten and her little grey mouse, her little yellow dog and her little red wagon, and her really truly little pet dragon. Belinda is as brave as barrelful of beers, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. और इस पोएम को लिखा है किसने? ऑगन नैश ने. अब चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं कुछ एक पोएटिक डिवाइसेस के जो कि इस पोएम में यूज़ हुई हैं, जैसे कि एलिट्रेशन, जैसे कि रिपीटिशन. इन पोएटिक डिवाइसेस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है इस पोएम में. तो लेट अस सी दोज पोएटिक डिवाइसेस वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टैंजा. सो अगर हम बात करें पोएटिक डिवाइसेस की तो लेट अस गेट टू द फर्स्ट स्टैंजा टू फाइंड एनी सच. जैसे कि पहले ही स्टैंजा में हम देख रहे हैं एंड. सो इट इज़ व्हाट? इट इज़ एनाफोरा. और साथ ही यू कैन सी दैट बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस. सो एक पोएटिक डिवाइस हमें वेरी फर्स्ट स्टैंजा में ही समझ आ रहा है. एल. इट इज़ व्हाट? देयर इज़ alliteration. In almost all the stanzas you will find such examples of alliteration. Here and the, here also and. This is what? This is an example of anaphora. अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ रेपिटिशन की, तो रेपिटिशन भी फ्रिक्वेंटली यूज्ड हैं इस स्टैंजा में. लाइक समवेयर वी हैड स्टडीड सडनली. सो अगर कोई दो वर्ड, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इट इज़ रिटन सडनली. दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ रेपिटिशन. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रेपिटिशन इन द स्टैंजा. इसके बाद आप देख सकते हो पिस्टल, repetition. He held, alliteration. Beard, B. Black, P. Alliteration. Now if we talk about simile, simile is also used, like barrel, as brave as a barrel full of beers. Where was that stanza? Where was that line? Let me find it out for you. It will take some time. So yes, here it is. एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स. देखिए मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी लाइक और एज जैसे वर्ड का यूज़ हो कंपेयर करने के लिए, दिस पोएटिक डिवाइस इज़ कॉल्ड सिमिले. और अगर हम इसके बाद बात करें और पोएटिक डिवाइस की, तो वो है चिमनी फॉर अ नोज़, माउथ लाइक अ फायर प्लेस. तो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ मेटाफर. यहाँ पर हम उसके माउथ को कंपेयर कर रहे हैं फायर प्लेस से, नोज़ को कंपेयर कर रहे हैं चिमनी से, और डैगर्स के टोज़ से. सो दिस इज़ मेटाफर. इसके बाद ओनोमोटोपिया नाम का एक पोएटिक डिवाइस भी यहाँ पे है. व्हाट इज़ ओनोमोटोपिया? सो बेसिकली ओनोमोटोपिया इज़ द वर्ड विच रिजेंबल्स साउंड. मतलब किसी भी साउंड रिलेटेड वर्ड को डिनोट करने के लिए हम लोग ओनोमोटोपिया नाम के पोएटिक डिवाइस का यूज़ करते हैं. लाइक यू कैन सी इट्स म्याउश, ओ. एंड इन वन ऑफ द स्टैंजा यू विल फाइंड क्लैटर, क्लैंक, वीक. दीज साउंड्स आर यूज्ड विच रिजेंबल टू दैट ऑफ द साउंड ऑफ सम एनिमल, सम क्रिएचर. सो दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ ओनोमोटोपिया. स्पेलिंग इज़ ONOMATOPIA. दिस इज ओनोमेटोपिया. ये क्या डिनोट करता है? तो इट डिनोट्स साउंड क्रिएटेड इन द पोएम. इट इज़ कॉल्ड ओनोमेटोपिया. अब अगर इसके बाद बात करें राइम स्कीम की, तो राइम स्कीम तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्टैंजाज हैं वो सारे के सारे स्टैंजाज क्वार्ट्रेन हैं, जिनमें 4 लाइन्स हैं. 4 लाइन्स के स्टैंजा को क्वार्ट्रेन कहा जाता है. और जो राइम स्कीम है दैट इज़ AABB. हालांकि जो 13 स्टैंजा है उसमें 6 लाइन्स हैं और वो AABBCC पैटर्न फॉलो करता है. सो that is all for this poem. I hope the meaning of the poem is quite clear. Poetic devices and all other things of the poem are very clear, and
You must have enjoyed the poem. Now I suggest you to read the poem on your own and get the feeling of this humorous poem and the rhythm of the poem. If you have doubts regarding any word, any questions regarding the video, whichever I have said in the video, you can ask it in the comment section. Do inform me about it. Till then, thanks and goodbye.